हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 6 हिस्ट्री का। आर पास्ट 1 जो है उस किताब का ये आखिरी चैप्टर है। पर जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे रियलाइज होने वाला है कि हमारा पास्ट कितना शानदार रहा है। अनेक कहानियों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम कहानी जो पुराणों में कहानियां हैं या फिर कहानियां रामायण है, महाभारत है, इसके बारे में यहां दिया गया है। यहां पर जातक स्टोरीज के बारे में बताया है। कालिदास की एक पोयम है उसके बारे में भी डिस्कशन है। साथ में चरक, उसके बाद श्रीशित जो मेडिकल में आयुर्वेदा में माने जाते थे, जिनका लोहा माना था पूरे दुनिया ने, आर्यभट्ट जिनने जीरो दिया, और भी बहुत सारे इनोवेशंस किस तरीके से हुए, जो इन्वेंशंस हुए, और भी बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग्स की बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपको अपने पास्ट के ऊपर काफी गर्व होने वाला है। आप बहुत प्राइड फील करेंगे अपने पास्ट के ऊपर कि हम उस लीनेज से, हम उस सिविलाइजेशन के एक पार्ट है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले मेटलर्जी की बात करेंगे। हम समझेंगे मेटलर्जी जो मेटल की साइंस है उसके बारे में, चाहे ब्रॉन्ज की बात करें या फिर आयरन पिलर की बात करें, और भी ऐसी डिजाइन की बात करेंगे। हम कुछ बिल्डिंग्स की बात करेंगे जो ब्रिक्स या पर्टिकुलरली स्टोन्स की बनी है, चाहे वो स्तूपाज है या फिर टेम्पल्स है। पर्टिकुलरली स्तूपा की जो डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, वो कैसा है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, उस पर डिस्कशन है। टेम्पल्स जो पर्टिकुलरली महाबलीपुरम के, आपके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इनका। साथ में आप देखेंगे करंट अफेयर से भी कहीं ना कहीं ये लिंक होते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। ये मोनोलिथिक है। हम समझेंगे मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है। स्तूपास और ये मंदिर जो बनाए गए हैं, ये स्तूप मंदिर कैसे बनाए गए उनके बारे में चर्चा की जाएगी। डिजाइन के बारे में चर्चा की जाएगी। पेंटिंग्स, जो तमाम पेंटिंग्स है, चाहे आप अजंता की गुफाओं की बात करें, एलोरा की करें, कहीं ना कहीं हम पेंटिंग्स के ऊपर भी एक सुपरफिशियल आइडिया लेंगे। आगे और ज्यादा किताबों में जब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तब और गहराई से समझेंगे, इनकी निटी ग्रिटीज को समझेंगे। पर यहां पर हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। जो किताबें पूरी दुनिया में, जो भी किताबें जो मुख्य थी, काफी पॉपुलर थी, उनके बारे में डिस्कशन होगा। फिर हम देखेंगे किस तरीके से पुरानी जो स्टोरीज हैं वो किस तरीके से रिकॉर्ड की गई। चाहे बुद्धिस्ट स्टोरीज की बात करें, चाहे आप जातक स्टोरीज की बात करें, या आप पंचतंत्र की कथाओं की बात करें, मेघदूत की बात करें जो कालिदास ने लिखी, या फिर और भी तमाम संगम एज में जो किताबें लिखी गई, उन सब की बात होगी। स्टोरीज जो आम आदमियों ने सुनाई, जो आम आदमियों ने कहानियां लिखी, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर हम फाइनली बात करने वाले हैं साइंस के ऊपर, किस तरीके की किताबें लिखी। क्योंकि यहां पर आप पूरी जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिविलाइजेशन में किस तरीके की डेवलपमेंट आ रही थी, चाहे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप देखें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप देखें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग मटेरियल के कंस्ट्रक्शन। अब यहां पर सबसे पहला जो हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया, मेटलर्जी की बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि एक्सकवेशन चाहे हड़प्पा का होता है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर पुरानी सिटी का होता है, वहां से हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा शानदार क्राफ्टमैनशिप देखने मिलती है। हमें हमें नॉलेज मिलती है कॉपर की, और कॉपर के साथ हमें नॉलेज मिलती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल की, वो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के बारे में मैंने आपको बताया है। ब्रॉन्ज हम पुराने चैप्टरों में बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैंने आपको लिखकर भी बताया बार बार कि टिन और कॉपर जब साथ में मिलते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज का कहीं कितनी सारी जगहों पर यूज मिलता है। ब्रॉन्ज के स्टैचू मिलते हैं जो काफी पॉपुलर है। मैंने ब्रॉन्ज का जो स्टैचू है, डांसिंग लेडी का स्टैचू जो है मोहनजोदाड़ो में जो आपको देखने मिलता है, त्रिभंग पोज में है जो पर्टिकुलरली, वो काफी पॉपुलर है। और भी ब्रॉन्ज की वर्किंग बहुत पॉपुलर है। जो स्टैचू बनाए जाते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, वहां पर ब्रॉन्ज बहुत पॉपुलर है। आगे भी अशोकन टाइम पे भी काफी पॉपुलर हुआ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एज के बाद हम देखने वाले हैं कैसे कैसे आयरन एज आती है। आयरन इंडल्ज करते हैं हम। और आयरन में मैंने बात की थी किस तरीके से मौर्य ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, किस तरीके से मगध ने इतना बड़ा किंगडम डेवलप कर लिया अपना। उसमें कहीं ना कहीं आयरन एज या फिर आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मैंने प्लॉशेयर के बारे में बताया, वेपन्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है इस किताब में कि वेपन्स और प्लॉशेयर, इन सारी चीजों से काफी फायदे हुए। जो कुल्हाड़ियां बनी, एक्सेस बनी, उनसे उन्होंने जंगल को क्लियर किया। जंगल को क्लियर करने से उनको वुड मिली, वुड से उन्होंने फोर्ट कंस्ट्रक्शन करा, और भी तमाम चीजें, चाहे चैरियट बनानी है उसके लिए भी। आप देखिए ना कि लकड़ी से आप क्या क्या कर सकते हैं। आज के समय में आप फर्नीचर बना सकते हैं। फर्नीचर बनाने के अलावा आपकी तमाम चीजें, चाहे घर बनाना है, कुछ भी करना है, आप लकड़ी का यूज कर सकते हैं। उस टाइम इस तरीके के रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इनको एक्सेस करने के लिए आपने आयरन को एज अ फैसिलिटेटर यूज किया, और आयरन ने आपकी मदद की इन रिसोर्सेज को आपके हाथ तक आने में। जहां पर आप देखने वाले पर्टिकुलरली कास्ट आयरन या फिर रॉट आयरन की बात करें, ये बेसिक अलॉयज हैं जहां पे अलग अलग परसेंटेज में दूसरे मेटल्स मिलाए जाते हैं और ये आयरन आपके फॉर्म होते हैं। एक बहुत शानदार एग्जाम्पल जो है, उम्मीद करता हूं आप सब लाल किला गए होंगे, आपने कुतुब मीनार देखा होगा। ये जो इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स है, यहाँ पर आप गए होंगे। कुतुब मीनार में, मेहरौली में जो है पर्टिकुलरली, वहां पर आपको ये स्तंभ देखने मिलेगा, ये पिलर देखने मिलेगा। ये पूरा लोहे का बना है।
इसकी हाइट पर्टिकुलरली, और ये जो हाइट है या वेट है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये 1500 साल पुराना है। अब 1500 साल पुराना, तो मैं हमेशा की तरह यहाँ पर भी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर हम 2020 में है और यहाँ पर ईशा का जन्म हुआ 0 पर, और यहाँ पर की बात है यहाँ बना होगा ये 500 एडी में इस पिलर को बनाया गया होगा। 50 से 100 साल पुरानी होती है बिल्डिंग, इमारत पुरानी होती है और वो गिरना चालू हो जाती है। आज के समय की ये कंडीशन है। आज क्वालिटीज जो है आयरन पिलर्स की, या फिर आयरन की जो क्वालिटी है, थोड़ा अगर उसको रस्ट लगता है, थोड़ा सा बारिश का पानी लगता है तो वो जंग खाने लगता है। ये पिलर 1500 साल से खड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर्टिकुलर जगह नहीं खड़ा, लेकिन 1500 साल इसकी उम्र है, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगी। इससे आपको समझ में आता है उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में, उस समय की मेटलर्जिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कितना शानदार तरीके से वो इस चीज को समझते होंगे। अब यहाँ पर बात की जाती है, इस पिलर पे कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जैसे जो आपके चंद्र है, एक किंग की बात की गई है जो जिनका नाम चंद्र है, जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनके इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं आपको इस पर्टिकुलर पिलर के ऊपर। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, हमें कहीं ना कहीं डेट इंपॉर्टेंट है, साथ में इसकी मेटलर्जिकल क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बिल्डिंग समझते हैं, तो बिल्डिंग्स में पकी ईंटों का बहुत काम है, पत्थरों का बहुत काम किया गया है, और उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझना स्तूपास। स्तूपास जो माना जाता है किंग अशोक के टाइम से काफी पॉपुलर हुए, और किताबों में यह भी दिया है कि लगभग 84,000 स्तूपास बनाए गए अशोक के द्वारा। अशोक ने 84,000 स्तूपास बनाए। अब हम स्तूपास समझें, तो स्तूपास में जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, या तो पर्टिकुलरली बुद्धा ही हो सकते हैं, या फिर कोई भी बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनके रिमेन्स को एक लोटे में या फिर एक पर्टिकुलर एक यूटेंसिल में रख के उसके ऊपर से ऐसे मिट्टी का ढेर लगा दिया जाएगा। धीरे धीरे ये ढेर बड़ा होता है और हेमिस्फेरिकल शेप में होगा, और इसके ऊपर से फिर आप मिट्टी की छाप करने के बाद आप इस पे ईंटें बिछा देंगे या फिर आप इस पे पत्थर बिछा देंगे, तो वो पर्टिकुलरली स्तूप का फॉर्म ले लेगा। स्तूप का सीधा मतलब होता है हीप। जो स्तूप वर्ड आता है आपका, वो आता है स्तूपा से, या ये संस्कृत से डराई हुआ है, फिर प्राकृत में आया, और यहां से इसका ओरिजिन जो होता है स्तूप का, दैट इज कॉल्ड अ हीप। एक बड़ा सा ढेर कह सकते हैं आप, जो मिट्टी का भी हो सकता है, उसके ऊपर ईंटें लगा दी या पत्थर लगा दी। यहां पर पर्टिकुलरली आपको मिलने वाले रेलिक्स, जो आपके रिमेन्स होते हैं, चाहे दांत के टुकड़े होंगे चाहे हड्डी के टुकड़े होंगे, इस तरीके की चीजें जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स की होती थी, वो यहां पर मिलती हैं आपको। आगे हम बात करें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्तूपा की, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्तूप है आपका सांची का स्तूप। सांची के स्तूप में आपको कुछ खास बातें ध्यान देने वाली होंगी। पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूं। तो ये आपको सांची भोपाल के पास एक जगह है जिसको हम कहते हैं विदिशा। हिस्टोरिकली इसको भेलसा कहते हैं। इसके ऊपर काफी किताबें भी लिखी गई हैं, और भेलसा की तोप काफी पॉपुलर है, आपने सुना होगा भेलसा की तोप। कभी हम किसी को अगर लोग इस तरीके से अगर बात करते हैं या फिर कुछ कहते हैं कोई, तो हम उसको ऐसे संबोधित करते हैं कि तुम भेलसा की तोप समझते हो क्या अपने आप को। उस तरीके की बातें होती है। भेलसा की तोप काफी पॉपुलर, और भेलसा में आपको सांची का स्तूप मिलेगा, साथ में पास में आपको उदयगिरी की गुफाएं मिलेंगी। तो सांची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांची में जो स्तूप बनाया गया है, ये स्तूप पकी हुई ईंटों से बनाया गया है। पहले ये सिर्फ एक स्तूप था, पहले ये आप देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म है अगर, तो ये सिर्फ एक अंडा आकार का इस तरीके से ये था। बाद में इस पे एक बाउंड्री बना दी गई, और ये बाउंड्री के बाद इसमें एंट्री गेट्स बनाए गए। एंट्री गेट्स जनरली चारों तरफ होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। और इन एंट्री गेट्स पे आप देखने वाले हैं ये दो पिलर्स हैं, उनके ऊपर ये 3 आपके इस तरीके से पिलर्स दिए जाएंगे, इस तरीके से बीम्स दी जाएंगी, और इनके ऊपर बीम्स के ऊपर आप देखेंगे जो स्कल्पचर्स हैं, इसमें बुद्धा की पास्ट लाइफ की जो कहानियां हैं, जिनको हम कहते हैं जातक कथाएं, तो जातक स्टोरीज लिखी गई हैं। और ये पूरा जो भी इंस्क्रिप्शन है, ये पूरा जो भी बनाई गई है बाउंड्री, वो बनाई गई है स्टोन से। तो बाउंड्री पत्थरों की बनाई है, लेकिन जो आपका स्तूप है वो उसके ऊपर आपकी ब्रिक लाइनिंग है, पकी हुई ईंटों से ये पूरा माउंट बनाया गया है। ये पूरा जो एक ढेर जैसा बनाया गया है, ये माउंट बनाया है, वो पकी हुई ईंटों का बना है। अब हम बात करते हैं और इंपॉर्टेंट फीचर्स की। स्तूप में मैंने जैसा बताया कि स्तूप अगर हम टॉप व्यू से देखें तो इस तरीके से एक सर्कल है, उसके बाद एक ऐसे इस तरीके से लाइन होने वाली है, ये बाउंड्री होने वाली, जो मैंने आपको बताया था एक बाउंड्री होगी स्टोन्स की, और यहाँ पर चारों साइड एंट्रीज होने वाली हैं। 4 गेट होंगे एंट्री के, जिनको आप तोरण भी कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे फाइन आर्ट्स के बारे में, जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, इनका नाम है तोरण। तो यहाँ एक रास्ता बना दिया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ एक रास्ता है, खाली रास्ता, इसको आप कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। आज के समय हिंदू मंदिरों में ये चलन है, आपने सुना होगा, जब भी आप हिंदू मंदिर पे जाते हैं वहां पर परिक्रमा एक रिचुअल होता है, जिसमें हम भगवान का चक्कर लगाते हैं, जो भगवान की मूर्ति उसके चक्कर लगाते हैं। तो ये परिक्रमा जो है उसको हम प्रदक्षिणा कहते हैं संस्कृत में, और उसके लिए जो रास्ता होता है, पथ होता है, उसको हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो स्तूपा के आसपास इस तरीके का प्रदक्षिणा पथ आपको देखने मिलेगा, जहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप
जो पर्टिकुलर डिवोटीज हैं वो इस पर्टिकुलर स्तूप का चक्कर लगाने वाले हैं। और यही सेम प्रैक्टिस जो है आपके हिंदुइज्म में भी फॉलो की जाती है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप उसी तरीके से परिक्रमा लगाते हैं या प्रदक्षिणा करते हैं। तो वो प्रदक्षिणा के लिए जो पथ होता है वो आपके स्तूपा में भी देखने मिलता है आपको। यहां पर हमने सबसे पहले बात करी आपसे सांची के स्तूप की। अब सेकंड इंपॉर्टेंट जो स्तूप है, काफी प्रोमिनेंट है, वो माना जाता है अमरावती का स्तूप। यहां पर यह माना जाता है कि काफी शानदार स्तूप था और उसके हमें रिमेन्स मिलते हैं इन स्क्रिप्चर्स से। हमें यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं, यहाँ पे जो ये इस तरीके की डिजाइन बनाई गई, उससे हमें समझ में आता है कि काफी ब्यूटीफुल स्तूप रहा होगा और इसका छोटा मिनिएचर वहीं के म्यूजियम में रखा गया है। तो अमरावती आपको समझ में आ गया, आज के समय के आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। और हमने पहले जब सांची की बात की तब हमने कहा ये सांची विदिशा में है, जहां जो भोपाल है मध्य प्रदेश का कैपिटल, उसके पास में है। अब हम बात करते हैं जो डेकोरेशन और कार्विंग्स होती हैं। तो ये 2000 साल के आसपास आप देखने वाले हैं कि जो डेकोरेशन और कार्विंग है वो चालू हो जाती है। मतलब आप ये समझिए कि जब बर्थ ऑफ क्राइस्ट हो रहा था उसी टाइम पे जो आपकी स्तूपास हैं उनके ऊपर कार्विंग्स या फिर डेकोरेशन जो स्टोन से थी, पर्टिकुलरली पहले ब्रिक से बना। इसको आपको ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखें। पहले ब्रिक से बनेगा, ब्रिक से आपका हीप या माउंट बन जाएगा। उसके बाद जो कार्विंग्स या डेकोरेशन होने वाली हैं वो स्टोन से होने वाली है और ये तभी होने वाली है कोइंसाइड करेंगी डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट से। तो 0 के आसपास जब हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर आपको डेकोरेशन शुरू हो जाएंगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आने वाली वो ये है कि आर्टिफिशियली केव्स भी बनने लगेंगे। अब केव्स जो होंगे वो इसीलिए बनाए जाएंगे ताकि आपके जो मॉन्क्स हैं उनको रहने की व्यवस्था बन पाए, उनके रहने की जगह बन पाए। और इनके अंदर भी आप देखने वाले हैं केव्स में भी बहुत शानदार डेकोरेशन होने वाली है, स्कल्पचर्स बनाए जाने वाले हैं, मूर्ति बनाई जाने वाली है। और जो अंदर का जो सरफेस रहने वाला है, वॉल का सरफेस, उसको शाइनी करा जाएगा। साथ में उसके ऊपर पेंटिंग्स भी आपको देखने मिलेंगी। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, स्टोन के जो पर्टिकुलर वर्क्स हैं, वो आपको 2000 ईयर से समझ में आने लगते हैं। हमने स्तूपास के बारे में डिस्कशन किया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं टेम्पल्स के बारे में। तो हिंदू टेम्पल्स में आप देखने वाले हैं कि डेटीज, भगवान, चाहे विष्णु की बात करें, चाहे शिव की बात करें या दुर्गा, इस तरीके के श्राइन्स बनने लगे, इस तरीके के मंदिर बनने लगे। और यहाँ पर ये मंदिर जो बनाए जाते थे, ये टेम्पल्स जो बनाए जाते थे, इनमें भी स्टोन्स और ब्रिक्स का काफी यूज किया जाता था। इस किताब में हमसे बात की गई है कि किस तरीके का आर्किटेक्चर था, क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे टेम्पल्स के। जैसे आप जानते हैं जहां पर भगवान की मूर्ति होती है उस जगह को कहा जाता है गर्भगृह। गर्भगृह उस जगह को कहा जाएगा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। इंग्लिश वर्ड है सैंक्टम सैंक्टोरम। वो वहां पर है जहां पर डेटी जो आपके भगवान है, चाहे विष्णु है, शिव है, दुर्गा है, उनकी जहां मूर्ति रखी होगी उसको आप गर्भगृह कहेंगे। गर्भगृह पर्टिकुलरली ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर इमेज ऑफ चीफ डेटी होगी, जो मंदिर के मुख्य भगवान है उनकी मूर्ति आपको गर्भगृह में देखने मिलेगी। और यहीं पर तमाम तरीके की पूजा अर्चना जो करने वाले हैं वो यहीं पर पुजारी करेंगे। जो ऑफरिंग्स आने वाली हैं, जो दर्शन के लिए आएंगे और जो भी चढ़ावा आएगा, जो प्रसाद होगा, वो सारी चीजें गर्भगृह में होने वाली हैं। ये हमें समझ में आता है। गर्भगृह के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो हम समझेंगे। अब दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर आप देखिए, ये भीतर गांव का एक टेम्पल है। इसके टेम्पल के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि टेम्पल की डिजाइन कैसी रहती थी। ये उत्तर प्रदेश में जो भीतर गांव का टेम्पल है, ये भी 1500 साल के आसपास का है। जैसा हमने डिस्कशन किया था उस आयरन पिलर का, वो भी उसी टाइम का था, ये भी उसी टाइम का है। यहाँ पर आप देखिए, ये पकी मिट्टियों का बना है, पकी ईंटों का बना है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा शिखर। ये अगर आपका गर्भगृह है तो ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ये आपको यहाँ पर दिखा मिल रहा है। ये जो है ये आपका मंदिर का शिखर है। यहाँ से आपकी एंट्री होने वाली है और यहाँ पर आप मान सकते हैं कि यहाँ पर डेटीज है। तो यहाँ पर आपकी डेटीज है, तो ये आपका हो गया गर्भगृह नीचे का। इसको आप कहेंगे ये आपका गर्भगृह है। और ये जो ऊपर वाला है इसको आप कहते हैं शिखर। ये शिखर कहलाता है, ये आपका शिखरा। ये उत्तर प्रदेश में आपको भीतर गांव का टेम्पल मिलता है जो कि पकी ईंटों से बनाया गया है। अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि पैलियोलिथिक का क्या मतलब होता है। पैलियो मतलब ओल्ड होता है, लिथिक मतलब स्टोन होता है। उसी तरीके से आप देखिए मोनो का मतलब क्या हो गया। मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब हो गया वन और लिथिक का मतलब मैंने आपको बताया था स्टोन। तो मोनोलिथिक टेम्पल का मतलब क्या हो गया। मोनोलिथिक टेम्पल का अर्थ है कि एक पत्थर के द्वारा इस पूरे मंदिर का निर्माण हुआ है। अब यहां पर हम एक कॉमन सेंस लगाने वाली बात करें। कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर आपको एक पत्थर से पूरा मंदिर बनाना है, सपोज अगर आपने इतना बड़ा एक पत्थर लेकर आए और उससे आपको एक मंदिर तैयार करना है, तो जो आप मंदिर बनाना चाहेंगे वो कहां से शुरू करेंगे आप? क्या आप नीचे से ऊपर आएंगे? नहीं, आप ऊपर से नीचे तक का मंदिर बनाएंगे। तो ये इन्वर्टेड स्कल्पटिंग का एक एग्जांपल हो गया, जहां पर आप सबसे पहले शिखर बनाने वाले हैं, उसके बाद नीचे आते आते आप गर्भगृह डिजाइन करेंगे।
तो एक आप समझिए कितना ज्यादा आर्किटेक्चरली एडवांस थे हम, टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस थे। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि जहां पर ब्रिक स्ट्रक्चर्स की भी बात की गई कहीं कहीं पर, जहां पर ब्रिक स्ट्रक्चर जब बनाए जाते हैं तो वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं आपके नीचे से शुरू होकर ऊपर आएंगे वो। पर स्टोन की जब मैं बात कर रहा हूं, आपको मैंने बताया कि जो स्टोन का स्ट्रक्चर होगा, स्टोन के टेम्पल्स होंगे, वो ऊपर से नीचे जाने वाले हैं। ये हमें भी समझ में आता है, जब हम अपना मकान बनाते हैं तो मकान में नीचे नींव डालते हैं, पहले उसका बेस बनाते हैं, उसके बाद ईंटों की दीवार खड़ी करके उसका अपना मकान तैयार करते हैं। पर अगर आपको पत्थर से करना है तो आप पत्थर के लिए ऊपर से चालू होंगे और टॉप टू बॉटम जाने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। महाबलीपुरम में जो आपके मोनोलिथिक टेंपल बने, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग कैसा था, वहां पे टॉप टू डाउनवर्ड बिल्डिंग प्रोसेस अपनाया गया था। एक और काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो आपके आईहोल के मंदिर है। आईहोल आज के समय में कर्नाटक में पड़ेगा। ये चालुक्यास का कैपिटल कहलाता था, कैपिटल सिटी था ये चालुक्यास का। चालुक्यास के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, जहां हमने चालुक्यास की बात कर चुके हैं, पल्लव की बात कर चुके हैं, चोला चेरा एंड पांड्यास की बात कर चुके हैं। हम राष्ट्रकूटा किस तरीके से चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूटा आते हैं, उनका भी डिस्कशन हमने किया है। यहाँ पर आप देखिए ये 1400 ईयर्स के आसपास लगभग आपको यही टाइमलाइन मिलने वाली है, 1500 ईयर्स टू 1400 ईयर्स। यहीं पे आपको बहुत ज्यादा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स मिलेंगे सारे पार्ट ऑफ द स्टेट्स में, चाहे आप बात करें उसमें पर्टिकुलरली यूपी की बात कर लें, या फिर आप बात करें एमपी की, और भी सारी जगह, आंध्र प्रदेश, हर स्टेट में आपको कहीं ना कहीं बेटर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स मिलने वाली है। यहाँ पर ये दुर्गा टेम्पल बनाया गया है, इसकी डिजाइन भी अलग है, लेकिन यहाँ पर भी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, यहाँ पर ये शिखर है। हम जब एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, आगे की एनसीईआरटीज में, तब हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, बेटर क्लासिफिकेशन हम मंदिरों का कर पाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आप ये समझिए ये शिखर है, और इसके अंदर जो सेंटर में डेटी बैठे होंगे उसको आप कहेंगे गर्भगृह, जो आपके सेंट्रल डेटी होंगे। अब भीतर गांव की मैंने बात की, जहां पे जो टावर था उसको हम शिखर कह रहे थे, जहां पे ड्यूटी जो आपके चीफ डेटी बैठे थे, मुख्य भगवान बैठे थे, जहां पर ऑफरिंग्स दी जाती थी, उसको हम गर्भगृह कह रहे थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग समझना। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ प्लानिंग, जिससे आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपका मैंने ये आपका गर्भगृह बना दिया, ये आपका शिखर है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये आपका शिखर है, ये आपका गर्भगृह है। और यहां पर हमने ये देखा है अक्सर भक्त इंतजार करते हैं लाइन में, आपने देखा होगा यहाँ पर भक्त जो है वो कतार में इंतजार कर रहे हैं। इस एरिया को अगर हम छोटा सा ऐसा डिजाइन कर दें, माउंट बना दें, इसको कहा जाएगा मंडप। आपको ये तीन टर्म्स याद रखने, आगे की एनसीईआरटी डिस्कशंस में ये तीनों टर्म्स आपको याद आएंगे, आपको डिस्कशन में और समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो जब टेम्पल की या फिर बिल्डिंग की प्लानिंग होती थी पर्टिकुलरली, तो उसमें ये चीज ध्यान दी जाती थी कि आपकी जो प्लानिंग होगी उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, जैसे कि शिखर, शिखर कैसे रहने वाला है, जो आपका गर्भगृह है वो कैसा रहने वाला है, और जो मंडप है जिसमें जो भी आपके भक्त हैं वो असेंबल होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, लोग पूजा के लिए इकट्ठे होंगे, और यहाँ से लाइन बना के एक एक करके वो जो देवी के दर्शन करेंगे, या विष्णु या शिव जो भी डेटी है उनके दर्शन करेंगे, उनको ऑफरिंग चढ़ाएंगे। अब फाइनली बात होती है कि कैसे बनाए जाते थे ये स्तूप, ये शानदार एक से एक स्तूप, चाहे आप सांची की बात करें, अमरावती की बात करें, भरूच की बात करें, कैसे बनाए जाते थे। फिर मंदिर की हमने मंदिर देखे, आईहोल का मंदिर देखा, दुर्गा टेम्पल, बाद में हमने भीतर गांव का टेम्पल भी देखा। हमने बेसिक डिजाइन जानने की कोशिश की कि किस तरीके की डिजाइन होती है टेम्पल्स की। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आपको जब ये सारी चीजें बनानी, यहाँ पर आपको चाहिए मटेरियल। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी के लिए भी जरूरत पड़ती है मटेरियल्स की, बेटर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, आपको बुक्स की जरूरत पड़ती है, आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको मटेरियल चाहिए तैयारी के लिए, उसी तरीके से इतने बड़े बड़े जो मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने हैं उनके लिए भी मटेरियल की जरूरत है। मटेरियल के लिए सबसे पहले आपको गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स परखने होंगे, आपको देखना होगा ये जो स्टोन है ये गुड क्वालिटी का है कि नहीं। इसके ऊपर आप प्रॉपरली मशीनिंग, मेरा कहने का मतलब जो हाथ से हथौड़े से चिसलिंग करते हैं आप, जो छेनी से आप ठोक ठोक के उसको एक शेप देते हैं, वो चीज हो सकती है कि नहीं उस स्टोन पे। तो आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन ढूंढना होगा। उसके बाद आप उसको वहां से जो माइन है वहां से खदान से लेकर आएंगे, तो उसको कहते हैं क्वारिंग, उसको वहां से क्वारिड किया जाता है। उसके बाद उसको क्वारिड करके खदान से बाहर निकालेंगे, फिर जहां तक लेके जाना है, जहां आपको मंदिर बनाना है वहां तक आप उसको लेके आएंगे। ये पूरा काम बहुत ही ज्यादा ध्यान से होने वाला है। उसके बाद आप देखने वाले हैं ये बिल्डिंग के लिए आपको मटेरियल तैयार हो गया, आपको मटेरियल जो चाहिए था वो मिल गया। अब हम बात करने वाले हैं प्लानिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइन। जब हम घर बनाते हैं, मकान में भी हम जब घर बनाते हैं, तब भी हमें एक प्रॉपर मटेरियल की भी बात होती है वहां पे, और साथ में बात होती है एक प्लान की। आपने देखा होगा एक मैप बनता है,
आपने देखा है, नक्शा कहते हैं हम हिंदी में कि यार मकान का नक्शा पास नहीं हो रहा है, मकान का नक्शा पास करवाना है, इस तरीके की बातें होती है। वहां पे भी आपको एक प्रॉपर प्लान देखना होगा, किस तरीके का शेप होगा, किस तरीके की कार्विंग्स होंगी, चाहे आप पिलर्स की बात करें, ब्लॉक्स की बात करें, ये सारी चीजों का डिस्कशन होगा। वॉल के पैनल्स कैसे होंगे, फ्लोर्स कैसा होगा, सीलिंग कैसा होगा, ये सारी चीजें प्लान होंगी। और फिर उसके बाद जब सारी चीजें सेट हो जाएंगी, सारी चीजों को आप काम कर लेंगे उनके ऊपर, उनको डिजाइन दे देंगे, फाइनली फिर उनको फंसा दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है, जहां पर सही जगह होती है उन पोजीशंस पे उनको रख दिया जाता है। पहले के जो मंदिर बनते थे वो जनरली इस तरीके से बनते थे कि आप उनको फिक्स कर सके, जिक्सॉ पैटर्न में बनते थे। जिक्सॉ पैटर्न आप समझते होंगे, आपने बचपन में ये वाला खेल खेला होगा जिसमें इस तरीके से ऐसे खांचे बने रहते हैं और आपको इसके दूसरे दूसरे जो हिस्से होते हैं उनको इस तरीके से जोड़ देना पड़ता है। आप जब जोड़ेंगे तो एक प्रॉपर फिगर बन जाता था। आपको शायद याद होगा, ऐसे बचपन में ऐसे खेल खेलते थे तो जिक्सॉ पैटर्न में जो पत्थरों को प्लेस करके एक कंप्लीट पिक्चर बना दी जाती थी, या एक कंप्लीट टेम्पल या फिर स्तूप डेवलप कर दिया जाता था। हम जब तोरणास की बात करेंगे तो तोरणास में जो 2 पिलर्स थे, उनमें ये जो 3 आपके हॉरिजॉन्टल पिलर्स जाते थे, ये तीनों पिलर्स इसमें फंसाए जाते थे, इसमें एडजस्ट किए जाते थे और उसके बाद इनको सेटल किया जाएगा स्टोन को। तो यहाँ जो स्टोन्स हैं, ये जो बीम्स हैं, ये इन दोनों पिलर्स के ऊपर बैलेंस होने वाली। तो इसके लिए आपको डिजाइन बहुत ज्यादा प्लान करनी होगी, कैसा स्टोन यूज करना है इसके बारे में डिस्कस करना होगा। अब हमने डिस्कस कर लिया, मैं बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। जब आप मकान बनाते हैं, मैं ये फॉर्मूला भी जनरली रिपीट करता रहता हूँ, रोटी कपड़ा मकान वाला। तो रोटी कपड़ा मकान में जब आप मकान बना रहे हैं तो मकान बनाने में एक चीज समझिए, पहले आपको चाहिए मटेरियल। मटेरियल हमने ढूंढ दिया, हाँ ठीक है, बढ़िया खदान से आप पत्थर छांट लाए, प्लान भी बना लिया आपने, कहा बिल्डिंग में हमें कितना 3 मंजिल 4 मंजिल जैसा बनाना है, टाइल्स क्या लगाना है, डिजाइन क्या रखनी है, आगे कैसा रखना है, पीछे कैसा रखना है, वो देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंस। पैसा कौन लगा रहा है भाई साहब? पापा लगा रहे हैं, मम्मी लगा रही हैं, आप लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है? जो इन्वेस्टमेंट की बात है, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट कहां से आने वाला है? वैसे ही हम यहाँ बात करने वाले हैं स्तूपास की। आप स्तूप बना रहे हैं, आप टेंपल बना रहे हैं, मेगा स्ट्रक्चर है, मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े। आप देखिए पुरी का मंदिर देख लीजिए, या फिर आप बात करें हमारे बृहदेश्वर का मंदिर देखिए तंजावुर में जो है, या फिर आप महाबलीपुरम के मंदिर देखिए, इतने बड़े बड़े मंदिर है। आई होल का मंदिर देखिए, इतने बड़े मंदिर के लिए कहीं ना कहीं से पैसा तो चाहिए। अब वो पैसा कहां से आने वाला है? तो पैसा आएगा या तो राजा से या रानी से। राजा अगर कोई वॉर जीतते हैं तो वो वहां पर कहेंगे अब मैं अपनी वॉर की यादगार में, वॉर जीतने की यादगार में, टू कमेमोरेट द विनिंग ऑफ द वॉर, मैं एक मंदिर बनवाऊंगा। रानी भी उसी तरीके से करते हैं। तो राजा रानी पैसा खर्च करते थे, अपनी ट्रेजरी से, अपने खजाने से वो पैसा देंगे और कहेंगे जाओ मंदिर बनाओ। और जो क्राफ्ट पर्सन है वो उस पर काम करते थे, पूरा स्ट्रक्चर वो बनाकर तैयार कर देते थे। या फिर जो आपके भक्त हैं, भक्त क्या करने वाले? भक्त जो आएंगे मंदिर में, वो मंदिर में आएंगे, चाहे मंदिर में आए चाहे स्तूप में आए, वहां पर वो तोहफे लेकर आएंगे, तमाम तरीके के गिफ्ट होंगे, कैश भी हो सकता है, काइंड हो सकता है, कोई केला लेके आने वाला है, कोई फल फ्रूट लेके आने वाला है, कोई किसान है तो वो अनाज लेकर आने वाला है। उसके साथ में वो पैसे भी लेके आएंगे अलग अलग, चाहे सिल्वर है या गोल्ड है, इस तरीके से। तिरुपति मंदिर के बारे में आप जानते हैं, वहां सोना कितना ज्यादा चढ़ाया जाता है। और ये सारा जो पैसा है, ये गिफ्ट से जो पैसा आ रहा है या डिवोटीज से जो भी चीजें आ रही है, वो यूज करा जाता था मंदिर की या बिल्डिंग की डेकोरेशन में। बिल्डिंग को आपको शानदार दिखाना है, किसी ने आम के पत्ते दे दिए तो आपने आम के पत्ते लगा दिए, किसी ने केले के पत्ते दे दिए तो आपने केले के पत्ते लगा दिए, उससे भी बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता था। तो बिल्डिंग डेकोरेशन में सिर्फ ऐसा नहीं है किंग और क्वीन का ही रोल था, राजा रानी के अलावा भी आम आदमी का भी, कहीं ना कहीं भक्तों का भी रोल था। उसके बाद आप देखने वाले हैं बड़े बड़े लोगों का भी होगा, जो आपके धनी आदमी हैं उनका भी काम होगा डेकोरेशन में। बड़े मर्चेंट्स आएंगे, जो बड़े फार्मर्स हैं वो अपना कहीं ना कहीं पैसे देने वाले हैं मंदिर के लिए। जो आपके गार्लैंड मेकर्स हैं, फूल बनाने वाले फूल दे जाएंगे, परफ्यूम बनाने वाले भगवान के लिए खुशबू वाली चीजें दे जाएंगे, इत्र दे जाएंगे, फूलों की खुशबू दे जाएंगे। स्मिथ्स जो होंगे वो भगवान के लिए गहने बना देंगे। आपने देखा होगा मंदिरों में, बहुत सारी जगह देखा होगा कि भगवान की जो मूर्ति है उसको चांदी से मार दिया, उनकी जो ड्रेस है, उनकी जो पोशाक है उसको चांदी का बना दिया या फिर सिल्वर का बना दिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल का जो पूरा डिजाइन है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसको कवर कर दिया गया गोल्ड से। गोल्ड से कवर किसने किया होगा? गोल्ड से कवर गोल्ड स्मिथ ने किया होगा, या जो स्मिथी जानता होगा, पर्टिकुलरली गोल्ड वर्किंग जानता होगा, उसी ने किया होगा। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं डेकोरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और उसके बाद आप देखने वाले हैं कि कितने सारे, हजारों की तादाद से, 100 की तादाद से मैन और वुमेन काम करने वाले हैं। और इनके पर्टिकुलरली देखें, चाहे ये पिलर्स बना रहे हैं, रेलिंग्स बना रहे हैं, वॉल्स बना रहे हैं, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पर इन मैन या विमेन जिनने भी अपना योगदान दिया है, जिनने भी ये काम किए, उनका कहीं ना कहीं नाम इंस्क्रिप्शन में आएगा, चाहे पिलर्स पे आ जाए, चाहे रेलिंग पे आ जाए, चाहे किसी दीवार पे आ जाए। तो मंदिर बनाने में पर्टिकुलरली हर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी का काम था, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी
एक रोल प्ले करती थी, चाहे आपको टेम्पल बनाना हो या फिर आपको स्तूप बनाना हो। दोनों जगह पे सोसाइटी में सारे लोग मिलकर जो अपने हैसियत से, जो अपने हिसाब से जो चीज कर सकता था वो करता था। अब हमने बात की स्तूपास की एज वेल एज टेम्पल्स की। अब हम बात करते हैं जैन मोनेस्ट्री की। तो उड़ीसा में एक जैन मोनेस्ट्री है, उसकी खासियत यह है, आप देख सकते हैं जैन मोनेस्ट्री में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है। तो पहले ये कि ये जो बिल्डिंग है ये 2 स्टोरी है। अब आप देखिए पत्थर को, ये पूरी चट्टान है, ये फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये पूरी चट्टान है। चट्टान को काट कर इस तरीके से ये रूम बनाया गया है। नीचे ऊपर भी आप देख सकते हैं पिलर दिए गए और रूम बनाया गया। ये पूरा एक ही पत्थर को काट काट के बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एंट्रेंस के लिए रूम है और जैन मॉन्क्स के लिए रहने की भी जगह है, साथ में मेडिटेशन की भी जगह है। इसके बारे में हम आगे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर्स में विहारास तो पढ़े हैं। विहारास का क्या मतलब है? विहार मतलब जहां पर रहते हैं मॉन्क्स, हमने विहारास डिस्कस की है। साथ में जहां मेडिटेशन करते हैं उसको चैत्य कहते हैं। चैत्य कहते हैं उसको, जहां पर आपके मॉन्क्स हैं वो मेडिटेशन करने वाले हैं, उसको आप चैत्य कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए इस तरीके के आपको स्कल्पचर्स मिल जाएंगे। ये स्कल्पचर आपका नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है वहां पर है। किताब में ऐसी पिक्चर्स दी हैं, स्कल्पचर्स दिखाने की कोशिश की है कि कितने शानदार 3D इंप्रेशन वाले स्कल्पचर्स आपको देखने मिलते हैं। अब हम बात करें चित्रकला की, पेंटिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां के आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए, वहां के कंटेम्प्रेरी टाइम का आर्ट की क्या क्वालिटी थी, कल्चर कैसा था, उसके बारे में जानने के लिए। और यहाँ पर हमें सबसे शानदार एग्जाम्पल मिलता है अजंता का। अजंता जो है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में है। औरंगाबाद से कुछ 100 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाएं हैं। और अजंता की गुफाएं जो हैं, पहली बात तो अजंता की गुफाएं कैसे बनाई गई? पहले तो उस चट्टान के अंदर हॉलो करके उसको खोद के गुफाएं बनाई गई। गुफाएं बनाने के बाद आप ये देखेंगे कि वहां पर बुद्ध के लिए मोनेस्ट्री बनाएगी, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, उनके लिए मोनेस्ट्री बनाएगी, उनके रहने के लिए और उनके मेडिटेशन के लिए जगह बनाएगी। दीवालों पे मैंने आपको बताया था कि पेंटिंग्स की जाती थी उसको सुंदर बनाने के लिए। तो आप एक बात समझिए कि अंदर पूरा अंधेरा है उस गुफा में, उस अंधेरी गुफा में इन्होंने पेंटिंग्स कैसे बनाई होंगी? तो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई। उस समय टॉर्चेस तो थे नहीं। टॉर्चेस आज जो टेक्निकली हम देखते हैं टॉर्चेस को, आज जब मैं आपसे टॉर्च बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में वही आ रहा है जो सीआईडी में दया हाथ में लेके घूमता रहता था। बड़ा सा एक टॉर्च होगा, जो बटन दबाएगा तो लाइट जलने लगेगी। उस समय वो टॉर्च नहीं थे। उस समय जो टॉर्च थे वो टॉर्च थे आपके जो दिए हैं, दिए होंगे, या फिर जो लालटेन टाइप एक कंपोनेंट आप कह सकते हैं कि दिया अंदर रखा है और उसके साइड से आपने कांच लगा दिया ताकि हवा से वो बुझे ना। या फिर मशाले, आपने मशाले देखी होंगी। मशाले बहुत सारी पिक्चरों में भी दिखाते हैं किस तरीके से हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा होगा, उसके ऊपर आप कपड़ा लपेटकर उसमें ऑयल या फिर कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, पेट्रोल, ऑयल, केरोसिन, कुछ भी डाल के उसको जलाते हैं। तो इस तरीके की चीजें यूज करके उसको बनाया होगा, उस पेंटिंग को बनाया होगा। उसके बाद भी आप देखिए कलर्स कितने नेचुरल दे पाए, कलर इतने विविड हैं, कलर्स विविड हैं, क्वालिटी आप देखो कितनी अच्छी है कि 1500 साल बाद भी आज पेंटिंग्स दिख रही हैं। वो आज वो पेंटिंग जिंदा है 1500 साल बाद। यहाँ तो मकान 50 साल बाद बेकार हो जाता है और आपकी पेंटिंग्स तक 1500 साल तक जिंदा है, और वो ऐसी पेंटिंग जो अंधेरे में बनाई गई। इससे हमें समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट कितनी गहरी रही होगी। फिर हम बात करें जो कलर्स है, वो कलर्स कहां से लिए गए? कलर्स ये नहीं है कि एशियन पेंट से लेकर आ गए या फिर नैरो लैक। कलर्स इनने जो यूज किए वो यूज किए नेचुरल कलर्स, प्लांट्स से निकले हुए कलर्स, मिनरल्स के कलर्स, चाहे रॉक कलर्स कहें आप या फिर जो प्लांट से आपके वेजिटेबल से जो कलर निकलते हैं वो वाले कलर थे। ऐसा नहीं कि जाके कहा सर एक पीडीलाइट की डब्बी दे दीजिए मुझे पेंटिंग बनानी है और आपने जाके अजंता में पेंटिंग चालू कर दी। आपको बकायदा पेंट्स बनाने के लिए, कलर्स बनाने के लिए प्लांट और मिनरल्स के कलर्स का आइडिया होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए इसकी स्टेबिलिटी कितनी होने वाली है और इसकी लाइफ वैल्यू कितनी होने वाली है। पर सबसे बड़ा सवाल है आज भी ये कलाकृति किसने बनाई, ये पेंटिंग किसने बनाई, आपको नहीं पता। हम आज कोई भी पेंटिंग देखते हैं, पेंटिंग एग्जीबिशन में आप जाइए तो पेंटिंग अगर कुछ भी बनी है, आपने वेलकम पिक्चर देखी, वेलकम में जब वो अनिल कपूर, उदय नहीं मज्नू भाई जब बनाता है पेंटिंग, पेंटिंग के नीचे अपना नाम लिख देता है। एक बेकार से गधे, जो मतलब उसने बनाया तो घोड़ा था लेकिन गधे जैसा पेंटिंग के नीचे भी उसने अपना नाम लिख दिया था। यहाँ पर इतनी नायाब एक से एक पेंटिंग्स बनी है, लेकिन उसके बाद भी किसने पेंट किया है उसका नाम नहीं है। यहाँ पर उसके नाम के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। एक बहुत ही शानदार पेंटिंग का एग्जाम्पल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है आपकी बोधिसत्व पद्म पाणी। यहाँ पर हाथ में देखिए पद्म मतलब जो आपका कमल का फूल है वो पकड़े, इसीलिए इनको पद्म पाणी कहते हैं। जो हाथ में वज्र पकड़े होते हैं उसको आप वज्रपाणी कहेंगे, बोधिसत्व। तो ये बोधिसत्व की पेंटिंग आपको अजंता में देखने मिलेगी। बोधिसत्व के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में
कि किस तरीके से महायान बुद्धिज्म आया और उसमें बोधिसत्वास का वर्शिप चालू हो गया। तो अजंता मैंने आपको बताया औरंगाबाद के पास में महाराष्ट्र में। अब हम बात करते हैं कुछ किताबों की। ये किताबों की दुनिया बहुत ही शानदार थी और उस समय से आज भी जब आप कहते हैं कि द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन इज अ बुक, तो इंसानों के लिए हमेशा से किताबें बहुत ही ज्यादा शानदार दोस्त रही, उन्हें आपको जीवन में एक बेटर आदमी बनाया है। इसलिए कहते हैं रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है। यहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स, चाहे आप देखें शिल्पादिक्रम एक बुक है, दूसरी हम बात करेंगे मणि मेघले की। मणि मेघले में आपको डिस्कशंस मिलेंगे किस तरीके से माँ बेटी की बात है या फिर बाप बेटी की बात है, उसके बारे में डिस्कशन। शिल्पादिक्रम जो आपकी इलंगो अडगल ने लिखी थी, इन्होंने लिखी थी 1800 साल पहले संगमेरा के टाइम, जहां पर डिस्कशन है कोवलम के बारे में। इसकी कहानी बहुत शानदार है, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं। इस कहानी में 3 लोग हैं, ये लव ट्राइंगल है। लव ट्राइंगल आपने देखा होगा तमाम पिक्चरों में, आजकल लव ट्राइंगल बड़ा पॉपुलर है। लव ट्राइंगल में यहां पर है आपका कोवलम। कोवलम जो है वो पुअर, जो चेन्नई के आसपास का इलाका आप समझ लीजिए, वहां पर रहता था। वो प्रेम में पड़ जाता है एक कोर्टिसान के। कोर्टिसान मतलब जो कोर्ट में जो डांस परफॉर्म करती हैं, डांस और म्यूजिक के लिए पॉपुलर होती है, उसके प्यार में पड़ जाता है। ये कोवलम जो है वो एक व्यापारी है और ये डांस प्यार में पड़ जाता है माधवी के। तो माधवी के प्यार में ये पड़ जाता है कोवलन। कोवलन माधवी के प्यार में, और ये पहले से शादीशुदा है कनगी के साथ। कनगी इसकी बीवी है और ये प्यार में पड़ जाता है माधवी के। ये आपका लव ट्राइंगल चल रहा है। कोवलम ट्रैवल मर्चेंट है, वो जाता है मदुरई। मदुरई जाता है वो व्यापार करने। अब जब वो मदुरई जाता है, वहां पे राजा उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं चोरी का। उसको चोर करार देके जो पांड्या राजा है मदुरई के, वो उसको मार डालते हैं, उसको सेंटेंस टू डेथ दे देते हैं, उसको डेथ पनिशमेंट दे देते हैं। कनगी जो उसकी बीवी है, वो उससे तब भी प्रेम करती थी और गुस्से में आकर, अपने दुख में, अपने गुस्से में, इन हर ग्रीफ एंड इन एंगर, जो इनजस्टिस हुआ उसके साथ, उसने लिखा है बकायदा, आपके शिल्पादिक्रम में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ऐसा राजा या ऐसा राज्य किस काम का जिसमें एक मासूम इंसान को, एक इनोसेंट इंसान को, एक निर्दोष इंसान को मृत्यु दंड दे दिया गया, उसकी जान ले ली गई। और फिर वो गुस्से में आकर, ग्रीफ में आकर पूरी मदुरई सिटी को खत्म कर देती है। एंटायर मदुरई सिटी इज डिस्ट्रॉयड बाय कनगी। कनगी द वाइफ ऑफ कोवलन। ये कहानी आपकी शिल्पादिक्रम में दी है जो इलंगो अडगल ने लिखी थी। दूसरी किताब मणि मेकलई। मणि मेकलई भी बहुत शानदार किताब है जो आपके सतनार के द्वारा लिखी गई। ये भी आपके संगमेरा के टाइम पे ही डेवलप की गई थी। यहां पर बात की है डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। अब यहां पर देखिए ये बैकग्राउंड वही चल रहा है जो कोवलन वाला हमने लेफ्ट ट्राइंगल डिस्कस किया था। कोवलन है, यहाँ माधवी है और यहाँ पर कनगी है। यहाँ पर आपकी कनगी थी। अब यहाँ पे जो कोवलन और माधवी की यूनिसन से, इनके रिलेशनशिप से जो डेवलप हुआ, उसका नाम है मणि मेकलई। उसकी कहानी दी है, उसके बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं, पर इसका जो मेन मैन्युस्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन मिस हो गया, लॉस्ट हो गया, अब गायब हो गया, अभी मिल नहीं रहा है, खो गया। एक और बहुत ही शानदार संस्कृत के जो लेखक थे, आप जानते हैं बहुत ही पॉपुलर, इनकी भी बड़ी शानदार कहानी है। कालिदास को शुरू में मूर्ख कहा जाता था, ये बहुत मूर्ख थे ऐसा माना जाता था। लोग ऐसा भी कहते थे कि जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काट लेते थे, उसी डाल को काटने लगते थे, इतने ज्यादा मूर्ख थे। बाद में जाके ये इतने शानदार शानदार काव्य रचनाएं करते हैं। इसमें से सबसे पॉपुलर जो थी वो थी मेघदूत या मेघदूतम। मेघ का मतलब है बादल और दूत का मतलब होता है मैसेंजर। तो आप बादल को अपना मैसेंजर बना रहे हैं, इस तरीके से इन्हें पोएम डिजाइन की थी। आप इमेजिनेशन देखो पोएट की, कि वो बादल को देख के उसने कहा हाँ ये बादल मेरा मैसेंजर है। आज तो आपने गाने सुने कबूतर जा जा जा, लेकिन वहां पे वो कह रहा बादल जा जा जा, मेरा मैसेज लेके चला जा। तो कितना शानदार अप्रोच और कितना डिफरेंट अप्रोच है। यहां पर ये मेघदूत कालिदास ने बात की। यहां पर 2 लवर्स के बीच का डिस्कशन है। एक लवर कह रहा है बादल से, ये जो बारिश का बादल है उससे कह रहा है कि मेरा जो मैसेज है वो लेके मेरे लवर तक पहुंचा दे। और इसके कुछ वर्सेस दिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट इज टच्ड with the fragrance of the earth swollen by your showers, inhaled deeply by elephants and causes the wild figs to ripen, will blow gently as you go। यहां पर तारीफ करता है पहले वो क्लाउड की। मैंने आपको पहले भी जो विश्वामित्र की कहानी सुनाई थी, उसमें जब वो ब्यास नदी के बारे में बात करते हैं, ब्यास नदी की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं यू आर लाइक अ काऊ। फिर वो बात करते हैं यू आर लाइक अ चैरियट। यहां पर भी वही चीज आपको समझ में आएगी कि आपको क्लाउड से काम करवाना है, आपको मेघदूत से या आपको मेघ से, जो आपका मॉनसून क्लाउड है, उसको इन्फॉर्मेशन भिजवानी है, मैसेंजर बनाना है, तो पहले उसकी तारीफ करो। तो यहां पर वो तारीफ करते हैं कि तुम आते हो तो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं।
जो जमीन है वो फूल जाती है, स्वलन हो जाती है जब तुम्हारा पानी पड़ता है, और उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आने लगती है। और ये फ्रेग्रेंस जो है ये हाथियों के द्वारा या फिर पूरे जानवरों के द्वारा ये इस चीजों को इनहेल किया जाता है, इस स्मेल को फील किया जाता है। आप देखेंगे जो आसपास के फिग्स है या फिर जो भी वाइल्ड आपके फ्रूट्स है वो राइपन होने लगते हैं, वो पकने लगते हैं, और जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे जर्रा जर्रा चलने लगती हैं तुम्हारे आने से। और तुम्हारे आने से मतलब यहां पर बात की जा रही है मॉनसून क्लाउड की। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्वेशन हुई है जो पुरानी कहानियों की। पुरानी कहानियों में मैंने डिस्कस किया था, आपकी जो सबसे पुरानी कहानी है वो है वेदास, और वेदास के बाद हमने डिस्कस किया था उपनिषद के बारे में भी। जब हमने न्यू आइडियाज को डिस्कस किया था, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तब हमने बात की थी कि वेदास आए फिर उपनिषद आएंगे, जिसमें उपनिषद में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि एक फर्दर इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास है उपनिषद। वेदास और उपनिषद दोनों ही जो आपके विमेन है या आपके डिप्रेस क्लासेस जो शूद्रास हैं उनको पढ़ना अलाउड नहीं था, स्लेव्स को पढ़ना अलाउड नहीं था, पर पुराण जो है वो सब सुन सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, इस तरीके की चीज थी। इट कैन बी हर्ड बाय एवरीवन इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रास। अर्लियर आपने देखा ना रिचुअल्स में इनको इन्वॉल्व करते थे, साथ में रिचुअल्स के अलावा और भी जगह पर इनको इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वेदास इनको सुनने नहीं दिया जाते थे। पर यहां पर आप देखेंगे पुराण सुनने दी जाती है। पुराण का सही मतलब आप देखें तो पुराण का अर्थ है पुराना, ओल्ड, पुराना। आप समझ रहे हैं, पुराण जो पुराण है इसका अर्थ है पुरानाज या पुराना, जो ओल्ड है पुराना है उसकी चर्चा है। आपने तमाम जगह सुना होगा विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, ब्रह्मांड पुराण, गरुण पुराण। गरुण पुराण तो बड़ी पॉपुलर है, आपने देखा होगा जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उनके 13वीं पे या उनके 13वीं के जो समय होता है उन 13 दिन के बीच में गरुण पुराण का पाठ होता है, जिसमें बात की जाती है कि बैतरनी नदी को पार करना पड़ता है गाय पे बैठ के, और तमाम चीजें बताई गई हैं। लाइफ आफ्टर डेथ का डिस्कशन है जो हिंदू वेदास में दिया है, उसी को इंटरप्रेट किया गया है गरुण पुराण में। गरुण पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ऐसी तमाम तरीके की पुराण लिखी गई, इंटरप्रेट की गई उस समय पे। बहुत सारे राजा थे, उनके डिस्कशन है, राजा की कहानियां हैं, बहुत सारे राजाओं की कहानियां हैं। जो वेदास को अलाउ नहीं किया जाता था सुनना, वो भी अलाउ कर दिया। पुराणास में आप जो विमेन है और जो शूद्र हैं वो आपके सुन सकते हैं पुराण को। ये टेम्पल्स में रिसाइट की जाती थी, ये टेम्पल्स में सुनाई जाती थी, मंदिर में सुनाई जाती थी, और जो सारे तमाम लोग हैं वो आते थे और इनको सुनते थे। आज भी आप देखते होंगे कहीं पर भगवत गीता का पाठ होता है तो लोग चले जाते हैं सुनने के लिए, रामायण का सुंदर कांड होगा तो चले जाएंगे लोग सुनने के लिए। उसी तरीके से पुराना आप देखेंगे तो ये मंदिर में सुनाई जाती थी और लोग जाते थे सुनने के लिए। दो अलग इंपॉर्टेंट जो संस्कृत की किताबें हैं, आप दोनों के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। अभी तो आपने देखा होगा टीवी सीरियल भी बन चुके हैं इनके ऊपर बहुत सारे, रामायण और महाभारत। महाभारत की कहानी आप जानते हैं ये लिखी गई ऋषि वेदव्यास के द्वारा, और यहां पर आपकी भगवत गीता जो काफी पॉपुलर है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स में तो बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि आपको निष्काम कर्म करना है, यू हैव टू वर्क विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हें अपना काम करना है, आप अपना कर्म करिए, आप ये मत सोचिए कि फल क्या होने वाला है, फल की चिंता मत करो, कर्म करते चलो। और ये चीज भगवत गीता में दी है, ये हर आदमी के लिए जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस ले रहा है उसके लिए बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और जो भगवत गीता है वो भी पार्ट ऑफ महाभारत है। महाभारत में कहानी दी गई कुरु वंश के बारे में, आपको याद होगा पांडव और कौरव थे, पांडव और कौरव के बारे में डिस्कशन है, और इन दोनों में जो लड़ाई होती, जो कजन्स थे, कजन्स के चचेरे भाइयों के बीच में लड़ाई होती है। हस्तिनापुर की एक कहानी है जहां हस्तिनापुर एक कैपिटल था। यहाँ कहा जाता है ये जो कुरु है ये कुरु के लिए लड़ाई थी, इस कुरु के थ्रोन के लिए लड़ाई थी, और इस लड़ाई में जो आपका कैपिटल है वो हस्तिनापुर है। ये भी 1500 साल पहले लिखी गई आज से। पुराण और महाभारत दोनों ही ऐसा माना जाता है कि जो आपके वेद व्यास है उन्होंने कंपाइल की। भगवत गीता को मैंने आपको बताया कि महाभारत का एक अभिन्न अंग है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है महाभारत। रामायण के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, तो रामायण के बारे में आप जानते हैं कि राम की पूरी कहानी आपको समझ में आती है, हमने देखा है, हमने समझा है उस चीज को। ये जो कौशला की बात है, ये कौशला के राजा थे, ये कौशला महाजनपद के राजा हैं, और यहाँ इनको भेज दिया जाता है 14 साल वनवास के लिए। यहाँ पर इनकी जो वाइफ है सीता, उनको अबडक्ट कर लिया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है रावण के द्वारा। रावण उसको लंका ले जाता है, रावण लंका ले जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक लड़ाई चालू होगी, लड़ाई जीती जाएगी राम के द्वारा, अयोध्या वापस आएंगे, जिसको हम कहते हैं दिवाली मनाना, दशहरा, दिवाली, ये सारी चीजें होती है। और जब वो कैपिटल वापस आते हैं अपने कौशला, और उसके बाद पूरा जो आपका फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जिसको हम दिवाली कहते हैं, वो मनाया जाता है। ये कहानी है रामायण की। तो महाभारत जैसे ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो कि लिखी गई इस समय पे। ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां पुरानी है, कहानियां पहले से कही जाती थी, लेकिन लिखाई जो हुई, लिखने का जो हुआ चालू, वो इस समय होता है,
जब वाल्मीकि इसको लिखते हैं या पुराण लिखी जाती हैं या वेद व्यास महाभारत लिखते हैं, उसी दौरान ये सारी चीजें होती हैं। जो तुलसीदास ने रामायण लिखी वो रामायण नहीं है, वो रामचरितमानस है। जो रामायण लिखी गई वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, यह हमें याद रखना है। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं रामायण और रामचरितमानस में। रामचरितमानस में डिस्कशन राम का है, राम इज द सेंटर ऑफ द डिस्कशन, बट रामायण में राम इज नॉट द सेंटर ऑफ डिस्कशन। द स्टोरी इज नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर, दैट इज वाल्मीकि। वाल्मीकि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी कहानी सुनाई गई है। अब सामान्य जन की कहानी, जो आम आदमी है उनकी कहानियों की बात करते हैं। हमने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, चाहे वेद व्यास हैं चाहे फिर वाल्मीकि हैं, उनकी कहानी हमने समझ ली, महाभारत और रामायण। आम आदमी भी कहानियां लिखेगा, जातक कथाएं लिखी जाएंगी। जातक कथाएं जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो लिखने वाले हैं। पंचतंत्र की कथाएं, पंचतंत्र के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। विष्णु शर्मा लिखते हैं इसको। विष्णु शर्मा लिखते हैं एक राजा के मूर्ख बच्चे थे, या फिर मूर्ख, वो कह सकते हैं आप, प्रिंसेस थे, मूर्ख राजकुमार थे। उनको समझदारी देने के लिए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाने के लिए ये पंचतंत्र की किताब लिखी गई थी। यहां से हमें समझ में आएगा कि ये जो जातक स्टोरीज है ये कहां कहां देखने मिलती हैं। आपको देखने मिलेगी स्तूपास में। स्तूपास में आपको मैंने बताया कि जो तोरण होने वाली हैं स्तूपास की, जो एंट्री गेट होने वाले हैं, ये पिलर्स जो मैंने आपको डिजाइन करके बताए थे, यहां पर आपको देखने मिलेगी जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज आपको रिलेट करने वाली हैं बुद्धा की पास्ट लाइफ से। जो बुद्धा की पास्ट लाइफ है उसके बारे में बात की जाएगी। और साथ में आप पेंटिंग्स में देखने वाले हैं जातक स्टोरीज। पेंटिंग्स हैं स्तूपास के ऊपर। अजंता में पर्टिकुलरली आप देखने वाले हैं जातक स्टोरीज के बारे में। जातक स्टोरीज बहुत सारी हैं, चाहे आप बात करें रुरु जातक की, चाहे आप बात करें छदंत जातक की, जिसमें हाथी की बात है। यहाँ पर हिरण बने हैं बुद्धा, वहां पर हाथी बनेंगे। और एक और जो है महाकपि जातक, जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। ये कहानी है महाकपि जातक। इसमें बुद्ध जो है वो एक बंदर राजा थे, मंकी किंग थे। ये कहानी बड़ी शानदार है। इसमें आपको एथिक्स का भी एंगल समझ में आएगा, एथिक्स का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होने वाला है। कहानी ऐसी है कि गंगा, हिमालय की चोटी के पास में जहां से गंगा बहती थी, वहां पर एक मंकी किंग था, एक वानर राजा था, महाकपि। वो एक बड़े से आम के पेड़ पे रहते थे। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, आप आंख बंद करके इसको इमेजिन करने की कोशिश करें तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। एक वानर है जो हिमालय की चोटियों के पास में रहता है, जहां से गंगा बह रही है, और गंगा के छोर पे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, देयर इज अ बिग मैंगो ट्री। उस ट्री की ये खासियत थी कि उसके जो फल थे, जो उसका आम था, उसका बहुत अलग स्वाद था और बहुत ही शानदार स्वाद था। ऐसा स्वाद कि आदमी पागल हो जाए। उसका कलर इतना चमकीला, बिल्कुल गोल्डन, सुनहला रंग, शानदार स्वाद। एक बार ये जो फल है ये गंगा नदी में गिर जाता है, और गंगा नदी में जैसे ही गिरता है ये बह के कहां पहुंचता है? वाराणसी। अब आप सोचिए, किस्मत देखिए, वाराणसी तक पहुंच जाता है। और वाराणसी में तभी एक प्रिंस, एक राजा वाराणसी में गंगा नदी में नहा रहा था। गंगा नदी में नहाते वक्त उसको ये फल मिलता है और ये फल को वो खाता है। जैसे इस फल को वो खाता है, उसको लगता है ये तो बड़ा शानदार फल है, ये कहां से आया, ये पता लगाया जाए। सारे लोगों को वो कहता है ये पता लगाओ। फाइनली उनको पता लगता है कि उस हिमालय के उस, जहां पर वो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, वहां पर एक पेड़ है, वहां से आए। राजा वहां पहुंचता है और अपनी सेना के साथ जाकर वो सारे फल तोड़ने का प्रयास करता है और फल खाने लगता है। अचानक वो देखता है कि इस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे वानर हैं। फिर वो राजा कहता है इन सब बंदरों को मार डालो, इन सब बंदरों को खत्म कर दो, ये पेड़ का जो फल है सिर्फ मैं खाऊंगा और कोई नहीं खाएगा। तभी जो आपके मंकी किंग है वो पिक्चर में आते हैं। वो क्या करने वाले हैं, आपकी जो रिवर है, जो आपकी रिवर है, रिवर के बीच में ब्रांच ऑफ ट्री डाल देंगे। एक जो पेड़ है, पेड़ की एक बहुत बड़ी ब्रांच, बहुत बड़ी टहनी डाल देंगे, बहुत बड़ी शाख डाल देंगे, और यहां से आपके सारे बंदरों से कहेंगे कि यहां से निकलो, यहां से भागो। और यहां पर मंकी किंग उस ब्रांच को पकड़ लेता है। यहां आप देखने वाले इतने सारे जो मंकीज जब निकलने वाले हैं, इतने सारे वानर निकलते हैं, तो ये मंकी किंग एंड में जब सब निकल जाते हैं उसके बाद ये अपनी जान दे देता है। जब ये जान देता है, ये जान देता है अपने पूरे ग्रुप के लिए। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। या फिर यहां आप कह सकते हैं किस तरीके से आप ग्रेटफुलनेस दिखा रहे हो, आप दूसरों के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, और आप एज ए लीडर कैसे काम कर रहे हो। इनने लीडरशिप का इनिशिएटिव लिया, ये भी आपको समझ में आता है। फाइनली जब राजा इस चीज को देखता है, इस चीज को वो रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद काफी रिस्पेक्ट देता है मंकी किंग को, और उनके लास्ट राइट्स जो होते हैं उनको काफी अच्छे से करता है, और पूरी रिस्पेक्ट के साथ इनको जो भी इनके लास्ट राइट्स थे उसको परफॉर्म किया जाता है। ये कहानी थी महाकपि जातक की। इसमें बताया गया किस तरीके से आपको सेल्फलेसली जीना चाहिए, दूसरों के हित के लिए आपको जीवन जीना चाहिए, जो हम यूपीएससी में करने वाले हैं। हम सोशल सर्विस के लिए इसी सिस्टम से जुड़ने आए।
अब हम बात करने वाले हैं भरूच की। यहाँ पर ये जो आपका महाकपि जातक है या फिर द स्टोरी ऑफ मंकी किंग है, इसको आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पिक्चराइज करने का, स्कल्पचर के फॉर्म में दिखाने का प्रयास किया है। ये आपका पेड़ है जहां पर बहुत सारे बंदर लटके हैं, और यहाँ पर पर्टिकुलरली आप देखने वाले यहाँ आपके प्रोटोगोनिस्ट है जिन जो मंकी किंग है, और यहाँ पर आपके वो जो प्रिंस है, जो वाराणसी के प्रिंस है, वो यहाँ पर आके ये आम खा रहे हैं। तो ये पूरी जो सीन है इसको स्कल्पचर के फॉर्म में भरूच में दिखाया है, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, सतना के पास। सतना मध्य प्रदेश में जो है, वहां पर ही आपको भरूच का ये स्तूप मिलने वाला है। वहां पर भरूच का स्तूप भी है और स्कल्पचर्स भी हैं, उसमें एक पर्टिकुलर स्कल्पचर ये वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब हम बात करेंगे विज्ञान की। कैसी किताबें लिखी गई विज्ञान के बारे में। जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी आर्यभट्ट के बारे में, एक एस्ट्रोनॉमर, एक मैथमेटिशियन, संस्कृत में किताबें लिख रहे हैं, तो कितने एक्सपर्ट कहलाएंगे। आप कभी अक्षरधाम मंदिर जाएंगे तो अक्षरधाम मंदिर में अंदर एक बोट राइड होती है, नाव में वो घुमाते हैं, और नाव में घुमा के वो इन सारे जो भी आपकी साइंटिफिक बुक्स और इनोवेशन हुई थी हमारे पास्ट में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्यभट्ट के बारे में भी उस समय का बताया गया है। छोटे छोटे उन्होंने स्टैचू जैसे बनाए हैं और हमें बताने का प्रयास किया हमारे पास्ट के बारे में। तो मैथमेटिशियंस की बात आप समझिए, आर्यभट्ट वाज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी इफेक्टिव मैथमेटिशियन। पाई की वैल्यू इन्होंने बहुत आगे तक, हम तो जानते हैं पाई की वैल्यू से 3.14 तक, लेकिन ये 3.14 तक नहीं है, आगे के डिजिट्स भी इन्हें कैलकुलेट किए थे पाई की वैल्यू के। तो ये काफी इफेक्टिव मैथमेटिशियन है। इन्होंने जीरो का भी, जीरो जो इन्वेंट किया वो भी इन्होंने किया। एस्ट्रोनॉमी, इनने ही बताया कि जो अर्थ है ये सुबह और शाम क्यों हो रहा है, ये जो सूरज आपको दिख रहा है ये उग रहा है और ये डूब रहा है, ये ऐसा नहीं है, अर्थ अपने एक्सेस पे घूम रहा है, इस वजह से ये चीज हो रही है। तो ये भी उन्होंने बताया एस्ट्रोनॉमी के आइडिया से। यहाँ पर जो आपके सूर्य ग्रहण होते हैं या चंद्र ग्रहण होते हैं, उनका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इन्होंने ही पेश किया। इन्होंने ही बताया कि ये ग्रहण क्या है। जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, जो हम c = 2πr से समझते हैं, वो चीज भी उन्होंने कैलकुलेट करके बताई, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पाई की वैल्यू समझ ली थी, इसीलिए उनको सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला आज हम देखते हैं उसको भी कहीं ना कहीं एक्यूरेटली कैलकुलेट कर दिया था। पहले भी हमने और सारे जो तमाम साइंटिस्ट हैं या कहीं ना कहीं उनको टच किया है पीछे के चैप्टर्स में। इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस या एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें तो वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर आचार्य, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें बहुत सारी डिस्कवरीज की। जीरो, जैसा मैं बता रहा था, पहले जो रोमन्स हैं वो बिना जीरो के ही गिनती गिनते थे। अब पता नहीं कैसे गिनते होंगे बिना जीरो के। अगर किसी चीज का स्टार्टिंग नहीं है जीरो, अगर आप इनिशियल पॉइंट जीरो होता है, हम डेट में भी जीरो लेते हैं, तो आगे की काउंटिंग पता नहीं कैसे करते थे। आप देखने वाले हैं जो जीरो इन्वेंट होता है इंडिया में, वो जाके फर्दर अरब को ये चीज मिलती है, अरब में इस चीज का स्प्रेड होता है और वो अडॉप्ट करते हैं उसको। फिर यूरोपियंस भी इसको स्प्रेड करते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं। फिर पूरी दुनिया में आपका जो जीरो वाला सिस्टम है ये चलने लगता है। रोमन्स जो पहले जीरो नहीं था उसके बाद भी गिनती करते थे, वो भी इस चीज को अडॉप्ट करते हैं। फिर हम फर्दर बात करने वाले हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एक तरीके से हमारी लेगेसी रही है। हमने किस तरीके से आयुर्वेद का यूज करके बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका सॉल्यूशंस निकाला। चाहे आप बात करें नीम का यूज करते हैं, एक टाइप ऑफ कह सकते हैं जो क्विनाइन जो दवाई बनाई गई है मलेरिया की, वो कहीं ना कहीं नीम से बनाई गई और उसका जो ओरिजिन था वो आयुर्वेदिक है। टर्मरिक जो हम यूज करते हैं उसका भी कहीं ना कहीं एक आयुर्वेदिक टच है जो आज एंटीबायोटिक्स के लिए यूज हो रही है। यहां पर मैंने आपको वेदास में बताया था पर्टिकुलरली जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद में आपके आयुर्वेद के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में, मैजिक के बारे में ये सारे डिस्कस हुए। तो आप समझ सकते हैं अथर्ववेद का ही एक पर्टिकुलर जो सेट है वो आयुर्वेद। यहाँ पर आयुर्वेदा जो है वो आप कह सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ अथर्ववेद। यहाँ पर हेल्थ साइंसेस का डिस्कशन किया गया है और यहाँ दो लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपके चरक, दूसरे सुश्रुत। चरक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि इन्हें बताया था कि 360 के आसपास हड्डियां है हमारी, जिसमें उन्होंने टीथ एज वेल एज आपकी जो बोन्स जैसे कार्ट्रिज जो ईयर बोन्स है इन सबको भी कैलकुलेट किया था। तो इन्हें पता लगाया था कि 360 के आसपास बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। सुश्रुत के बारे में हम बात करते हैं, इन्हें जो किताब लिखी सुश्रुत संहिता, यहाँ पर वो बात करते हैं काफी हाई लेवल एलैबोरेट प्रोसीजर्स ऑफ सर्जरी। ये सवाल आ सकते हैं आपके लिए, तो हमें ये पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। सर्जिकल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन किया गया। चरक संहिता जो लिखी गई उसमें भी बहुत ज्यादा मेडिसिन के बारे में डिस्कस हुआ एंड इट इज वन ऑफ द रिमार्केबल बुक्स ऑफ मेडिसिन। पेपर्स, अब बात करें हम जो कागज, हम जब मेंस का पेपर लिखते हैं तो वहां पे हमें एक पेपर चाहिए होता है, यहाँ पर इस तरफ यूपीएससी लिखा रहेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आप देखने वाले लेफ्ट में एक मार्जिन और राइट में एक मार्जिन। ये जो कागज आया जिस पे आप लिख रहे हैं वो कहाँ से आया? आंसर राइटिंग के लिए जब प्रैक्टिस करते हैं कागज यूज करते हैं, उसकी कहानी समझ लेते हैं। लगभग 2000 साल ही मान लीजिए, 2000 साल पहले की कहानी है।
एक आदमी था, उसका नाम था चाइलून, चाइलून, काइलून, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। उन्होंने तमाम तरीके के प्लांट फाइबर्स, क्लॉथ फाइबर्स, रस्सी के कुछ फाइबर्स और पेड़ की छाल, बार्क ऑफ ट्री, ये सारी चीजें लेके पानी में सुखाई, पानी में उसको डुबा दिया और फुलाने रख दिया। बाद में उसको प्रेस करके उसका पानी सुखा के उसको सूखने रख दिया, और सूखने के बाद वो पेपर बन गया। पेपर जैसा एक आपको एक ऐसा शीट फॉर्म में मिल जाएंगे, सारे फाइबर्स एक लाइन में आ जाएंगे और यहां से पेपर बनता है। वहां से फिर चालू हुआ पूरी दुनिया में पेपर बनना। टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी पहले कोरिया पहुंचेगी, कोरिया के बाद जापान पहुंचेगी और उस तरीके से फिर तमाम जगह पर यूज होने लगेगी। 1800 के आसपास आप देखने वाले सिल्क और पेपर, ये चीजें जो चाइना के एम्परर्स थे वो गिफ्ट करते थे। ईरान, इराक और आसपास के इलाकों में गिफ्ट्स दिए जाते थे, और इन गिफ्ट्स के वजह से ही सिल्क एज वेल एज पेपर के बारे में पता चला था बगदाद को। बगदाद को पहले पता चल गया था इन कंपैरिजन टू, यहाँ पर गिफ्ट जो है और ये सारी चीजें पहले होने लगी थी इन कंपैरिजन टू कोरिया एंड जापान। बाद में इनसे रिलेशंस डेवलप हुए। अब हम बात करें यहाँ से बगदाद से, फिर आप देखने वाले हैं बगदाद जो है सेंट्रल इंडिया से ये स्प्रेड होगा यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में भी यही चीज यहाँ से स्प्रेड होगी और पेपर का जो यूज है चालू हो जाएगा। उसके पहले तक मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में बता दिया था कि हम यूज करते थे पाम लीव्स, या फिर आप बिर्च ट्री की जो बार्क होती है, बार्क ऑफ द ट्री यूज किया करते थे। तो ये दो चीजें हमें समझ में आ गई। अब हमेशा की तरह हम बात करने वाले हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आप स्लाइड को पॉज करें और पॉज करके आप इसका जवाब निकालने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने इसके जवाब दे दिए होंगे। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला सवाल है स्तूप। दूसरा बात की है शिखर की। शिखर मैंने आपको बताया है, शिखर क्या है? जो गर्भगृह के ऊपर होता है उसको शिखर कहते हैं। तीसरा बात देखिए आप, तीसरा सवाल है मंडपम। मंडपम क्या है? मंडपम ऐसी जगह है जहां पर लोग खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं भगवान का। तो प्लेस इन द टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल, वहां पर लोग खड़े होंगे और दर्शन के लिए अपने इंतजार करेंगे। गर्भगृह मैंने बताया था सेंक्टम सेंक्टोरम, जहां पर जो आपके मेन डेटी हैं उनको प्लेस किया जाएगा और उनके दर्शन किए जाएंगे। उनका वहीं पे जो भी आपकी ऑफरिंग्स वगैरह दी जाएंगी वहीं पे दी जाएंगी। ये आपका हो गया प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डेटी इज इंस्टॉल्ड। स्तूप मैंने बताया था कि एक ढेर होगा, मिट्टी का ढेर हो सकता है, उसके ऊपर ईंटें या पत्थर लगा दिए जाएंगे, तो स्तूप इज अ माउंट। शिखर मैंने आपको बता दिया, शिखर जो होता है वो एक टावर होता है। तो यहां पर आपका शिखर जो है वो टावर हो गया। प्रदक्षिणा पथ, जिसके बारे में मैंने बताया था हिंदू सिस्टम में भी या हिंदू माइथोलॉजीज में भी ये चीज बताई जाती है, हिंदू प्रैक्टिस है ये कि आप सर्कुलेट करते हैं डाइटिस के तरफ, राइट साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप सर्कुलेशंस लेते हैं। और वही चीज जो है यहां पर हमने स्तूपास में देखा, और स्तूपास में जो रास्ता होने वाला है उन सर्कुलेशंस के लिए उसको आप प्रदक्षिणा पथ कहेंगे, सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपास। तो ये सारे हमने डिस्कशन कर लिए हैं। हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी यहां पर खत्म होती है। आगे हम 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे और उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग में आएंगे हिस्ट्री का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओनली हाईएस्ट के साथ बने रहिए। थैंक यू।